हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा से चल रहा होगा। और मैं सुबह में आप लोगों को बताई थी कि आज इवनिंग में इकोनॉमिक्स का आपका क्लासेस होगी, तो लो मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का सारा क्लासेस ले आई हूँ। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो कि आपका किसमें पढ़ना है, पेपर 1 में पढ़ना है। ठीक है, पेपर 1 में आपको जो इंडियन आपको इकोनॉमी पढ़ना है, इसमें से आपका कितने मार्क क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें से आपका 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें पढ़ना क्या रहेगा आपका, तो मैं जितना जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं लेके आई हूँ, ना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इसमें नहीं लेके आई हूँ। और बिना मतलब का इंडियन इकोनॉमी बहुत पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। तो जितना आपका जो आपका अकॉर्डिंग सिलेबस है वो मैं पढ़ाऊंगी। सिलेबस में क्या क्या है वो मैं एक बार आपको बता दूं ब्रीफ में। तो आपको जो पढ़ना है, आपको पढ़ना है बेसिक जो फीचर्स है आपके किसका, इंडियन इकोनॉमी का, वो आपको पढ़ना है। एक ये मैं करवा दूंगी अभी। दूसरा जो आपको पढ़ना रहेगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स जो इश्यूज हैं उसको पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है इसमें, इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि इकोनॉमिक्स के रिफॉर्म्स को पढ़ना है। एंड इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, यानी कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु आज हम लोग एक क्लास में डिस्कस करेंगे और सारा इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। कितने मार्क्स का, तो 10 क्वेश्चन का करेंगे, यानी कि 20 मार्क्स का। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, सारा थ्योरी एंड वन लाइनर है। ओके, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है हमको क्लासेस को लेके। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगता है, और ये जो क्लास है ना ये हैंग्लिश यानी कि ये बोथ लैंग्वेज में रहेगा। आपका जो जो क्लास है ना ये आपका बोथ लैंग्वेज में रहेगा। और आपको इससे आगे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है इससे ज्यादा, क्योंकि मैं लाई हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, अदर अननेसेसरी चीजें मैं ऐड नहीं की हूँ। ठीक है ना, तो देखते हैं कि आगे क्या है। तो उससे पहले मैं एक बार और रिपीट कर दूं आप लोगों को कि प्लीज आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इट्स हम्बली रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर के करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि जो आज का जो क्लास है वो आपको कैसा लगा। ठीक है, ये बताना मत भूलिएगा। ओके, और आपको टेलीग्राम जो ये मेरा जो चैनल है वैप्स एकेडमी 24, इसमें ऐड हो जाइएगा। इसमें एक मुहिम है कि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो अंडर 1000 स्टूडेंट को मेंस में आपको और स्टडी मटेरियल के तौर पे और क्लासेस के तौर पे गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है आपका ये होता है क्या, जो इकोनॉमिक्स क्या प्रोडक्शन करता है किसका, एंड इकोनॉमिक्स रिफर्स, ये जो आपका इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है ना ये मैं खुद बनाई हूँ। ठीक है, तो इसमें पूछता है इकोनॉमिक्स होता है कि एन इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कंट्री। ठीक है, क्या करता है, कंजम्पशन किसको करता है, तो जो प्रोडक्ट का जो आपका वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन का जो वितरण और उपभोग होता है क्या, तो अर्थव्यवस्था। हिंदी में देखते क्या है कि अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग होता है। ठीक है, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। और अदर अदर हैंड में कैसे इसका आप डिफिनेशन देख सकते हैं, परिभाषा, तो इसको वो और कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस प्रणाली को कहा जाता है जिसके अंतर्गत देश में वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन और वितरण एवं उपभोग होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें क्या हो सकता है,
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, किसमें? इंडियन इकोनॉमी में। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते, आई होप की डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। 1 लाइन का है, 2 लाइन का। अब इसका नेचर देखते हैं कि इकोनॉमिक का जो नेचर होता है वो क्या है, कैसा है हमारा जो इंडियन इकोनॉमी, किस तरीके का है। तो पहला देखते हैं कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा है ये? तो ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। सेकंड क्या है? ये विकासशील है, डेवलपिंग इकोनॉमिक है, ठीक है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था है। फिर क्या देखते हैं? ये कृषि प्रधान लेकिन औद्योगिकी का विकासशील है। ये कृषि प्रधान है बट क्या है इसमें? औद्योगिकी का जो विकासशील है, यानी कि औद्योगिकी में ये विकास यानी कि इसका ग्रोथ नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? तो इसमें होगा कि लार्ज पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सर्विसेज, ठीक है। जो लार्ज पॉपुलेशन है यानी कि सेवा क्षेत्र पर अधिक निर्भर रहता है, किसमें? सर्विस सेक्टर पर इंडियन जो लोग हैं वो ज्यादा डिपेंड रहते हैं। अब इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि क्या है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के ये पब्लिक प्लस प्राइवेट है, क्या है? तो पब्लिक प्लस प्राइवेट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या। अब देखते हैं भारतीय जो अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, ठीक है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या है हमारा? तो पहला होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, यानी कि प्राथमिक सेक्टर, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर आता है पहला। तो इसमें प्राथमिक सेक्टर में देखते हैं कि क्या क्या आता है आपका। तो कृषि क्षेत्र आता है, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर आता है, और ये फॉरेस्ट्री आता है और फिशिंग आता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आपका फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और फिशिंग, ठीक है। ये जो आपका प्राइमरी सेक्टर है ये आपका क्या करता है? जीडीपी, जो इंडियन जीडीपी है उसमें 15% का योगदान रखता है, ठीक है। पूछ सकता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो आपका इंडियन इकोनॉमी में कितना परसेंट अपना योगदान देता है, तो वो 15% हो जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट कितना शेयर करता है, यानी कि एम्प्लॉइज कितना हो, मतलब आपको रोजगार कितना देता है वहां पे, तो वो 45% देता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इसमें उद्योग आते हैं। क्या आते हैं? उद्योग आते हैं। उद्योग में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शंस का काम होता है यहाँ। जो आपका जो सेकेंडरी है यानी कि द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसमें आपको देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शंस का काम होता है। तो इसमें जीडीपी कितना योगदान देता है? तो इसमें जीडीपी में जो योगदान देता है आपका द्वितीय क्षेत्र वो 27% देता है। कितना देता है ये? तो 27% देता है। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? टर्सरी, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा इसमें यानी कि तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा, क्या क्या इसमें आएगा? सेवा क्षेत्र आता है, ठीक है, जिसमें आपका होगा बैंकिंग आता है, आईटी आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, टूरिज्म आता है, ठीक है। यानी कि इंडिया का जो जीडीपी है आपका उसमें जो होता है, जो आपका टर्सरी क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है, यानी कि आपका 58% योगदान देता है, ठीक है। और सबसे कम पूछा जाए तो 15% कौन देता है? प्राथमिक सेक्टर देता है, जो किससे रिलेट करता है? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेट रहता है। और ये जो है आपका सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर से यानी कि रिलेट करता है, ठीक है। आप इसका दो स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट निष्कर्ष यही निकल के आता है इंडियन इकोनॉमी का कि ये जो आपका भारतीय आर्थिक वृद्धि तेज है लेकिन साम्यवासिक जो विकास है, जो साम्यवासिक जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट है, इसमें कमी हो जाएगा। क्या है इसमें? तो इसमें कमी है, ठीक है। आर्थिक विकास में तो तेजी है बट समावेशी जो विकास है उसमें कमी है, ठीक है। इसमें फिर देखते हैं कि जीडीपी, ठीक है, और सेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो जीडीपी में सबसे एग्रीकल्चर कितना दे रहा है? तो 50% देता है। इंडस्ट्री 15% देता है। और इंडस्ट्रीज कितना देता है? तो 25% देता है, यानी कि 27% के आसपास, ठीक है। 25% देता है। अगर क्वेश्चन में 25 रहेगा तो 25 लगाना।
और सर्विस सेक्टर में कितना देता है, 60% देता है, यानी कि 58 के आसपास, यानी कि आप उसको 60 कर सकते हो, ठीक है। तो 60% देता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्लानिंग इन इंडिया। भारत में जो योजना प्रणाली आया था, ठीक है, जो आपका जो इकोनॉमी का, जो इंडियन इकोनॉमी है हमारा, उसका जो आपका जो आप डिफिनेशंस के तौर पे, स्ट्रक्चर के तौर पे मैं आप लोगों को बता दी हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका प्लानिंग इंडिया, ठीक है, प्लानिंग इन इंडिया, जो भारत में जो योजना प्रणाली था, जो पढ़ना है आपको पेपर में बस वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आपको पढ़ना था कि आपको प्लानिंग इन इंडिया देखना है, यानी कि भारत की योजना प्रणाली क्या है। तो देखते हैं कि इसमें जो प्लानिंग कमीशन कब आया, 1950 से लेके 2014 तक चला था, ठीक है, 2014 तक चला था। इसमें कब आया, इस प्लानिंग जो कमीशन था हमारा, जो आपका जो 5th ईयर प्लान है, ठीक है, जो 5th ईयर प्लानिंग कमीशन द्वारा जो 5th ईयर प्लान चलाया गया था, उसको रिप्लेस करके क्या लाया गया था, नीति आयोग लाया गया था, ठीक है। नीति आयोग को आपका लाया गया था कब, 2015 में लाया गया था, जो कि अभी भी चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 2021 में जो आपका जेपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि नीति आयोग को कब लाया गया, ठीक है। तो नीति आयोग को 2015 में लाया गया था। कौन सा मंथ और कौन सा डेट में लाया गया था, ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या, टाइप ऑफ प्लानिंग, ठीक है। टाइप ऑफ प्लानिंग जो होता है, कितने होते, तो एक प्लानिंग ईयर होता है 5 साल का होता है, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स होता है, ठीक है। एक रूलिंग प्लान्स होता है, ठीक है। एक होता है पर्सपेक्टिव प्लान्स होते हैं, कितने पर्सपेक्टिव प्लान होता है, रूलिंग प्लान होता है, और फर्स्ट होता है आपका 5 ईयर प्लान होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या है देखते हैं, एलपीजी रिफॉर्म। बताई थी ना कि आप लोगों को इकोनॉमिक रिफॉर्म भी पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक का रिफॉर्म्स भी पढ़ना है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में देखते हैं कि क्या है, तो उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, ये एलपीजी को लाया गया था, ठीक है। तो इसमें कब लाया गया था, तो 1991 में इसको लाया गया था, किसको, एलपीजी को लाया गया था, ठीक है। तो एलपीजी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एलपीजी लिबरलाइजेशन होता है, यानी कि क्या करता है लिबरलाइजेशन आपको, यानी उदारीकरण आपका क्या करता है, तो उदारीकरण जो आपको करता है, ये सरकारी नियंत्रण होता है उसको कम करता है, सरकार का जो नियंत्रण होता है उसको कम करता है। और निजीकरण आपको क्या करता है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन आपका क्या करता है, निजी क्षेत्र की भूमिका को निभाता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण क्या करता है आपका, तो वैश्वीकरण करता है क्या, तो विश्व से आर्थिक का मतलब जो जुड़ाव होता है उसको सॉल्व करता है, ठीक है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है, जो 1991 में जो रिफॉर्म लाया गया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये जो आर्थिक जो सुधार का अर्थ है, वो कहता है कि आर्थिक सुधार वे नीतिगत परिवर्तन है जिनका उद्देश्य राज्य नियंत्रण को कम कर बाजार बाजार शक्तियों को बढ़ावा देते हुए दक्षता, उत्पादकता एवं विकास को बढ़ाना है। मतलब ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो क्या करता है, टू सिस्टमैटिक पॉलिसी चेंज करता है, ठीक है, और अंडरटेकन टू इम्प्रूव इफेंसेंसी है उसको और प्रोडक्टिविटी को, एंड क्या करता है वो, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक और रिड्यूसिंग स्टेट कंट्रोल, एंड जो इनकरेजिंग होता है उनको मार्केट में क्या करता है, फोर्स करता है। तो आई होप आप लोग इतना जो शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन दी वो समझ में आ गया कि क्या करता है ये, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ठीक है, भारत में आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि क्या रही है वो देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया 1991, तो इसमें कहा गया है कि जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म जो लाया गया था 1991 में, जो एलपीजी को आपको लॉन्च किया, उसका
क्या मेन मोटिव था? तो उसका था कि इंडिया फेस बैलेंस पेमेंट क्राइसिस 1990 ड्यू टू, ठीक है, जो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो क्राइसिस में चल रहा था, ठीक है। तो इसी को क्या करने के लिए, इस क्राइसिस को कम करने के लिए क्या लाया गया था? तो आपका इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। और जो बैलेंस जो क्राइसिस 1991 किन चीजों में कर रहा था? तो वो आपका क्या क्या आ जाएगा? तो फिजिकल जो आपका डेफिशिएट है उसमें कर रहा था, और राइजिंग एक्सटर्नल डेब्ट कर रहा था, और क्या कर रहा था? लो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स, ये तीनों में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट राइज कर रहा था, क्राइसिस था, ठीक है, राइज नहीं, क्राइसिस कर रहा था। इसलिए 1991 में एलपीजी को लॉन्च किया ताकि कुछ सॉल्यूशन हो पाए, ठीक है। हिंदी में देखते हैं कि क्या है इसमें, कि 1991 में भारत जो भुगतान संतुलन संकट का सामना कर पड़ रहा था, जिसके कारण अधिक जो राजकोषीय घाटा हो रहा था, ठीक है, बढ़ता विदेशी ऋण हो रहा था, जो राजकोषीय घाटा भी हो रहा था, ऋण जो विदेश ऋण था वो बढ़ हो रहा था, ठीक है, और कम विदेशी मुद्रा भंडार भी था, ठीक है। तो ये विदेशी मुद्रा को ज्यादा करने के लिए लाया गया था, बढ़ता हुआ ऋण को कम करने के लिए लाया गया था, और अधिक जो राष्ट्रीय कोषीय घाटा था उसको बैलेंस करने के लिए लाया गया था, किसको? एलपीजी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अब देखते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, यानी कि उदारीकरण होता क्या है। तो उदारीकरण होता है वो उदारीकरण, जो लिबरलाइजेशन लाने का जो मेन मोटिव था वो किसको प्रोटेक्ट करता? ये लाइसेंस राज को क्या करता? समाप्त करता, ठीक है। और वो लिबरलाइजेशन में ये समाप्त भी हो गया था, और निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता मिला था, और क्या हुआ था कि व्यापार बाधाओं में कमी लाई गई, किसके द्वारा? तो उदारीकरण के द्वारा, ठीक है। यानी कि क्या? अबुलेशंस ऑफ लाइसेंस राज, फ्रीडम टू प्राइवेट इंटरप्राइजेस, एंड क्या हुआ आपका? रिडक्शंस इन ट्रेड एंड बैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है उसके बाद। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन को क्यों फिर एलपी को फिर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, प्राइवेटाइजेशन को, निजीकरण को? तो इसमें था कि निजीकरण का जो अर्थ है वो सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को स्वामित्व या प्रबंधन का हस्तांतरण करना, यानी कि प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम किसको? पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर टू इनहांस क्या? इफिशिएंसी, ठीक है। तो इसके लाने से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था? तो आपका क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था ये डिसइन्वेस्टमेंट में, तो फिर बैलेंस किया गया, फिर स्ट्रैटेजी जो था उसको स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सेल किया गया, और क्या? पीपी जो ट्रिपल पी मॉडल है उसको इसके द्वारा लॉन्च किया गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग मुझे एक और चीज बताइए कि ट्रिपल पीपी मॉडल में ट्रिपल पीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में लगा बताइएगा, ठीक है। मैं अभी बहुत सारे चीजें मैं आप लोग से भी पूछूंगी, ठीक है, ताकि आप कमेंट में जाके बताओ। ओके, तो इसको देख लिए, और इसको देखने के बाद फिर इसमें देखते हैं कि जो एक ये लाइन में बताना भूल, तो फिर जो आपका जो था आपका इसमें कि लिबरलाइजेशन में इम्पैक्ट किसमें किया था? तो इंक्रीज कंपटीशन एंड इफिशिएंसी को लाया था, और इसमें क्या किया था? तो इफिशिएंसी वर्सेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रोल किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था, तो वैश्वीकरण को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें देखते हैं, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें घरेलू अर्थव्यवस्था को व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, पूंजी और क्या प्रवाह के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। मीन्स की जो भी आपका ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल फॉलो है इकोनॉमिक जो ग्लोबल इकोनॉमिक में, उसको क्या किया था? ये डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ इसको इंटीग्रेशन किया था, यानी कि आपका घरेलू अर्थव्यवस्था को क्या किया था? व्यापार और निवेश प्रौद्योगिकी के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया था, ठीक है। ये जो आपका था इंडिया का एक ओपन इकोनॉमी था, यानी कि
खुला अर्थव्यवस्था था, ठीक है, ये ओपन इकोनॉमी था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके वैश्वीकरण के घटक क्या क्या थे। तो इसके जो घटक थे, ठीक है, कंपोनेंट्स थे, तो ये थे आपके, क्या थे इसके, ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी कि आपका क्या था इसका ट्रेड लिबरलाइजेशन में, तो इसमें तो आयात निर्यात बाधाओं में कमी लाई गई, ठीक है, जो आपका ग्लोबलाइजेशन था उसमें जो भी आयात निर्यात में बाधाएं आ रही थी उसमें कमी लाया गया। फिर एफडीआई एंड एफपीआई को लाया गया, वो विदेशी निवेश के लिए, ठीक है, यानी कि आपका क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और क्या इसका एफपीआई का फुल फॉर्म प्लीज कमेंट मी, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट में बोल देना कि मैम एफपीआई का कमेंट नहीं आ रहा है फुल फॉर्म, तो मैं आपको बताऊंगी, बट आप ट्राई करना। जो मैं एक पीपी ट्रिपल पीपी का फुल फॉर्म, अगेन एफ पीबी पीआई का फुल फॉर्म, दो फुल फॉर्म हुआ है, मैं दो चीजें आप लोगों से पूछी हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फिर क्या होता है आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये क्या करता था आपका प्रौद्योगिकी प्रवाह, ठीक है, और लेबर जो कि आपका मोबिलिटी, जो कि श्रम गतिशीलता को वो देखता था, कंट्रोल करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, मतलब कह रहा है ये कि जो आपका जो इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी रिफॉर्म का इंडियन इकोनॉमी में, इसका अधिक मतलब आर्थिक सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा था, तो क्या क्या पड़ा था इम्पैक्ट, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा था, ठीक है। तो इसमें जो आपका पढ़ा था कि हायर जीडीपी ग्रोथ हो गया था, क्या हायर जीडीपी ग्रोथ, राइज सर्विसेज सेक्टर्स एंड इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूव क्या क्या था फॉरेक्स रिजर्व्स, यानी कि आपका क्या हुआ था इसमें उच्च आर्थिक दर में वृद्धि हुई, सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ, विदेशी जो निवेश में वृद्धि हुई और विदेशी मुद्रा भंडारण मजबूत हुआ। जो आपका जो 3 पॉइंट जो दिया गया था कि इसका जीडीपी ग्रोथ भी गिर रहा था, ठीक है, सर्विस सेक्टर राइज हो रहे थे, नहीं डाउन हो रहे थे, उसको भी इम्प्रूव किया गया, और विदेशी मुद्रा जो कि स्थिर हो गया था उसको भी ये आगे बढ़ाने का काम किया, ठीक है। तो आर्थिक सुधार का प्रभाव पड़ा किसका, एलपीजी जो लाने का जो ये पड़ा, एलपीजी जो लाया गया उससे इतने सारे चीजों का सुधार को देखा गया, ठीक है, आर्थिक सुधार का ये प्रभाव पड़ा था। ओके, नेक्स्ट चलिए देखिए नेगेटिव क्या क्या हुआ, देखिए कोई भी चीज का अगर मैरिट होता है ना, ठीक है, मैरिट होता है ना, उसका डिमेरिट्स भी होता है, ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है आपको पॉजिटिव मिला है तो कुछ चीजें नेगेटिव्स भी मिलते हैं। लाइक मेरा क्लास को देख लीजिए, जो स्टूडेंट को लगता है कि हाँ मैम का कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, वो पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे क्लासेस को प्रॉपर वे में स्टडी कर रहे हैं और समझ रहे हैं। जिन्हें नहीं पता है वो नेगेटिव वे में जा रहे हैं और ना तो कंटेंट देख रहे हैं और कुछ भी नहीं, बस जो एमसीक्यूज टाइप होता है वो करते हैं। मतलब ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव्स होते हैं पढ़ने का और सोचने का, तो कोई नहीं, अपना देखते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं कि क्या है। तो नेगेटिव पॉइंट्स में है आपका, तो राइजिंग इनक्वालिटी हुआ था, जॉबलेस ग्रोथ हुआ था, और क्या इन्फ्लेशन ऑफ लेबर्स, यानी कि बढ़ती असमानता आई थी, रोजगार विहीन विकास हुआ था, श्रम का क्या असंगठितकरण हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं ग्लोबलाइजेशन का क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, वैश्वीकरण और कृषि में क्या रिलेट करता है, ठीक है। तो चलिए इसमें है आपका कि इसमें करता है कि हिंदी में देखते हैं कि वैश्वीकरण मूल्य अस्थिरता का प्रभाव है। क्या है आपका वैश्वीकरण, जो मूल्य में अस्थिरता का प्रभाव करता है, और क्या करता है छोटे किसानों पर दबाव देता है, और क्या कृषि निर्यात के अवसर प्राप्त करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, इशू क्या क्या आएंगे इसमें, तो फूड सिक्योरिटी वर्सेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
अब देखते हैं वैश्वीकरण का उद्योग। एग्रीकल्चर का तो बता दिए कि ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। एग्रीकल्चर से आपका इकोनॉमिक क्या क्या, तो वैश्वीकरण मूल्यों का अस्थिरता का प्रभाव बताता है, फिर छोटे किसानों पर दबाव रहता है और कृषि निर्यात का अवसर होता है, ठीक है। अब वैश्वीकरण का उद्योग में क्या क्या है, तो उद्योग में देखते हैं कि एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट क्या करता है, ये एक्सेस करता है किसको, तो ग्लोबल मार्केट को। और क्या करता है, कंपटीशन फ्रॉम एनएससीज, ठीक है। कंपटीशन किस में करता है, एमएनसीज को करता है, ठीक है। और क्या करता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करता है, यानी कि आपको वैश्विक बाजारों तक पहुंच को बताता है। और दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा होता है। और तीसरा तकनीकी उन्नयन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्लोबलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वैश्वीकरण और रोजगार क्या है, तो इसमें हो जाएगा वैश्वीकरण और रोजगार में कि इसमें कुशल क्या हो जाएगा, कुशल रोजगार में वृद्धि होता है और अकुशल रोजगार में असुरक्षा होता है और संविदा आधारित श्रम होता है, ठीक है। यानी कि आपका यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर होता है आपका। और क्या करता है, डिक्लाइन इन लॉ स्किल सिक्योरिटी और ग्रोथ इन स्किल जॉब्स, ठीक है। अब इंडियन ग्लोबल इकोनॉमी में देखते हैं कि जो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो इंडियन ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या अपना मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो मेंबर जो है WTO का और IMF और वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, ये अपना वो आपका क्या करते हैं, इसमें वैश्वीकरण में ग्लोबलाइजेशन में अपना भूमिका को निभाते हैं। और क्या करते हैं, मेजर 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 सर्विसेज, और क्या करते हैं, सर्विस एक्सपोर्टर्स का काम करते हैं। और क्या करता है, लार्ज जो रेमिटेंस होता है उसको रिसीवर्स करता है, क्या करता है, रिसीवर करता है, ठीक। इसमें आ गया आपका हिंदी में WTO IMF वर्ल्ड बैंक का सदस्य का कार्य करता है, प्रमुख सेवा का निर्यात करता है, उच्च जो आपका प्रेषण है प्राप्त करने वाला देश है कौन, हमारा इंडिया। अब इसमें देखते हैं वैश्वीकरण की आलोचना, ठीक है। वैश्वीकरण तो लाया गया, ठीक है, वो डेवलपमेंट के लिए, तो इसका क्या क्रिटिसिज्म होता है, यानी कि क्या आलोचना हो सकती है उसका। तो आलोचना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि ये जो हुआ था लॉस ऑफ पॉलिसी ऑटोनॉमी, जो इसका नीति स्वायत्तता में क्या 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 आ गया, कमी आ गया। और सांस्कृतिक एकरूपता क्या बिखर गया और पर्यावरण को क्या हुआ, क्षति पहुंचने लगा था, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन होने लगा और कल्चरल का होमोजेनेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब आप, मतलब इसमें बोल सकते हैं कि जो भी आपका क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना किया गया इसमें, तो इसमें अनइक्वल ग्लोबलाइजेशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस तरह का ऑप्शन, ये सारे तो नहीं दिया हुआ रहेगा ना, तो ऑप्शन में अनइक्वल ग्लोबलाइजेशन दिया हुआ रहेगा या पूछेगा कि उसका आलोचना किया है, तो एक लाइन पे दिया हुआ रहेगा तो आप एक लाइन पे इसको करना है, यानी कि अनइक्वल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आपका जो अब सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। बेसिक जो आपका जो फीचर्स था ना, पहला पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना था इकोनॉमिक्स में, बेसिक फीचर्स पढ़ना था किसका, इंडियन इकोनॉमी का, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स इशू, दूसरा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट अब देखते हैं क्या है सतत विकास का अर्थ। तो ये जो सतत विकास का जो अर्थ हो जाएगा आपका, यानी कि ये क्या करता है, ये इट्स रिफर्स टू, ठीक है, जो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट्स रिफर्स टू डेवलपमेंट दैट क्या करता है, मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट क्या क्या करता है, कंपैरिजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर्स जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स को। यानी कि ये आपका क्या करता है कि जो वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता किए। जो भी आने वाले भविष्य में जो भी जनरेशन है उनको
आने वाले जो है उनकी जो भविष्य है उनकी आवश्यकताओं को समझौता ना की करते हुए अभी जो पीढ़ी है उसके जो नीड्स हैं उनको क्या करता है, ये आवश्यकताओं को, नीड्स को फुलफिल करता है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये ब्रंडलैंड आयोग के द्वारा लाया गया, किसके द्वारा, तो ब्रांड ब्रांड लैंड के कमीशन के द्वारा 1987 में किसको, इसको लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आई होप आप लोगों को ना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लाइन, एग्जाम लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखते तो सस्टेनेबिलिटी यानी क्या करता है, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या करता है, इकोनॉमी जो ग्रोथ है उसको बैलेंस करता है, किसके आधार पर, तो सोशल इक्वलिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के आधार पर किसको करता है, ये बैलेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी सतत विकास के तीन स्तंभ है, क्या क्या है वो, तो पहला जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा इकोनॉमी यानी कि आर्थिक। ठीक है, इकोनॉमिक में क्या क्या आता है आपका, तो ग्रोथ आता है, इनकम आता है और एम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, और सोशल यानी सामाजिक में क्या क्या आएगा आपका, तो इक्विटी आएगा, हेल्थ आएगा और एजुकेशन आएगा। इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा आपका, तो आपका रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन आ जाएगा, यानी कि पर्यावरण में आपका रिसोर्स एंड कंजर्वेशन आएगा। तो पूछा जाएगा कि आप बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने पिलर्स हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शंस दे देगा, तो आपको तीन सेलेक्ट करना है और पूछ देगा कुछ भी ऑप्शन देगा और पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तीन पिलर्स में से इनमें से कौन से बताइए कि एक पिलर रिलेट करता है। तो याद रखिएगा, अगर इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट तीनों में से कोई एक भी अगर दिया रहेगा ऑप्शन में तो उसको आप लगाना। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है तो अपने को प्रिपेयर रहना है बस, और क्या है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या है, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आवश्यकता क्यों है, तो देखते हैं इसके। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका जो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो आपका संसाधनों का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और क्या बढ़ती असमानता को देखा जाएगा, और असंतुलन विकास जो मॉडल है उसको जो उसको अच्छे तरीके से एक प्रोसेस वे में उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो किसके अकॉर्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ कि जो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कितने हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी प्रेजेंट टाइम पे 17 है। ठीक है, तो ये जो 17 जो हमारे गोल्स हैं उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं आप लोगों को एक दिन में शॉर्ट्स के थ्रू आपको सस्टेनेबल जो 17 गोल्स है उसको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो ये 17 जो गोल्स है उसको फुलफिल करने के लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक प्रोसेस वे में 17 जो 1 2 3 4 करके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अब पूरा करना है, किसके द्वारा, तीस संसाधनों को कंप्लीट करना एक लक्ष्य है, जलवायु परिवर्तन भी ऐड है, बाढ़ की असमानता भी देख, असंतुलित विकास मॉडल को भी इसको फुलफिल करना है। तो इसमें क्या मेन लाइन देखते हैं कि क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या करता है, ग्रोथ विदाउट सस्टेनेबिलिटी लीड इकोलॉजी क्राइसिस, यानी कि ग्रोथ करता है और लीड करता है विदाउट क्राइसिस का, किसका, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो यहाँ पे तो आ ही गया कि कितने गोल्स हैं। ठीक है, देखते हैं ये क्या है, ये कब इसको अडोप्टेड किया गया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को तो आपका 2015 में लाया। ठीक है, तो और किस कमीशन के अकॉर्डिंग आया था, तो 1987 का कमीशन के अकॉर्डिंग लाया गया था। और किस कमीशन, नाम क्या है उसका, 1987 तो ईयर है, नाम क्या है, प्लीज कमेंट मी। ठीक है, तो ये 17 गोल्स है। ठीक है, और टारगेट्स कितने हैं, तो 169 इसके टारगेट्स है। टारगेट्स कब तक फुलफिल करना है, तो 2030 तक इसको कंप्लीट करना है, किसको, टारगेट्स को। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, इंटीग्रेट इकोनॉमिक प्लस सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट को, तीनों को ये करता है। ठीक है, इंटीग्रेट करता है। ठीक है,
पूछेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किन 3 चीजों को करता है, तो वो मैं पहले ही बता दी कि इकोनॉमी, सोसाइटी और ये इकोनॉमी, इकोनॉमी, सोसाइटी और इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, सोसाइटी में क्या क्या आता है, इकोनॉमी में क्या क्या आता है, मैं ऊपर में बता दी हूँ, प्लीज अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, एक कॉन्टेस्ट में देखते हैं, इंडियन कॉन्टेस्ट में देखते हैं कि क्या है। तो सतत भारत में सतत विकास कैसा है आपका, तो ये है आपका भारत के जो सामने दोहरी चुनौती है, क्या है ये, एक दोहरी चुनौती है। किस तरह की दोहरी चुनौती है, तो ये विकास की आवश्यकता है और पर्यावरण की संरक्षण होना आवश्यक, यानी कि ये इंडिया फैक्ट्स डुअल चेंज, ठीक है, जिसमें क्या डुअल चेंज, दो चीजों को करना है आपको, करना है क्या, हाई डेवलपमेंट नीड्स और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जितने आपके नीड्स हैं उसको आपको डेवलप करना है और आपके जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है उसको भी आपको डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि बहुत लंबा आज क्लासेस है, अगर आप लोगों को लगता होगा क्लास खत्म हो जाएगा मेरा, तो टाइम अगर आवर 2 आवर दिखेगा तो प्लीज आप लोग 1.25 या तो फिर 1.50 स्पीड करके क्लासेस को वॉच कीजिएगा। ओके, चलिए, सतत विकास हेतु सरकारी पहल क्या है, तो सतत विकास हेतु जो सरकारी पहल है आपका वो क्या है, तो पहला देखते हैं इंटेंटिव क्या है हमारा, इंटेंटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का। तो पहला है रिन्यूएबल एनर्जी मिशन, पहला क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी मिशन। ये क्या करता है आपका पहला रिन्यूएबल एनर्जी मिशन, तो ये क्लीन एनर्जी का बात करता है, किसका बात करता है, तो क्लीन एनर्जी का। और दूसरा क्या है आपका स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ये क्या करता है आपका ये सैनिटेशन करता है, जो स्वच्छ भारत मिशन है ये क्या करता है आपका, तो ये आपका सैनिटेशन करता है। उसके बाद तीसरा आ जाएगा आपका जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन क्या करता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका वाटर सिक्योरिटी करता है, क्या करता है, वाटर को सिक्योरिटी देता है, ठीक है। और क्या है आपका नेशनल अफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ठीक है, तो इसमें ये क्या करता है, फोरेस्टेशन को यानी कि फॉरेस्ट एरिया को ये कवर करता है, यानी कि उसको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ये मोबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो कार्य है ये करता है लो कार्बन ग्रोथ, यानी कि लो कार्बन ग्रोथ इसका कार्य है, ठीक है। देखते हैं क्या ग्रीन इकोनॉमिक एंड जो आपका जो हरित एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था है ये क्या है, ठीक है, यानी कि ग्रीन इकोनॉमी एंड सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स व्हाट, चलिए क्या है व्हाट देखते हैं। ग्रीन इकोनॉमी क्या है आपका, इसमें क्या क्या आ जाएगा, ग्रीन इकोनॉमी और आपका लॉ लॉ कार्बन, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी के में क्या आएगा, लॉ कार्बन, फिर रिसोर्स इफिशिएंट का काम करता है और क्या करता है सोशलिटी, ये क्या करता है आपका इंक्लूसिव का काम करता है, यानी कि सोशली इंक्लूसिव का काम करता है, रिसोर्स का एफिशिएंट का काम करता है, लो कार्बन काम करता है, ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, ये इतने सारे काम करता है, यानी कि 3 चीजों को करता है वो ये। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या करता है, ठीक है, वो आपका सर्कुलर इकोनॉमी है, ये इसमें ट्रिपल आर याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रिपल आर क्या करता है आपका वेस्ट को क्या करता है रिसोर्स करता है, यानी कि ट्रिपल आर आपका आता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, सर्कुलर इकोनॉमिक जो होता है ट्रिपल आर को डिनोट करता है, ये वेस्टेज जितने भी हैं आपके उसको रिसोर्स करता है, और ग्रीन इकोनॉमी का ये 3 याद रखिएगा, ठीक है, यानी कार्बन लॉ, रिसोर्स इफिशिएंसी और सोशली इंक्लूसिव, गॉट इट। आई होप आप लोगों को हमारे क्लासेस अच्छी लग रहे होंगे, आई नो। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, तो सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी देखते हैं, ठीक है, ये आपका सिलेबस में इस तरह से दिया हुआ है ना, इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था, तो इसको देखते हैं कि क्या है आपका, तो इसमें है आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, क्या होगा पहला, इसमें एग्रीकल्चर जो सतत जो खाद्य सुरक्षा, सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाना पड़ेगा, ठीक है।
जो आपका जो क्लाइमेट जो रियलाइंट होता है उसका जो क्रॉप्स का आपको देखना पड़ेगा क्या करना है, जो भी आपकी क्लाइमेट का जो रेजिलेंस है, जो क्रॉप्स हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, और एफिशिएंसी इरिगेशंस को भी देखना पड़ेगा, यानी कि एफिशिएंट इरिगेशंस को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। फिर जैविक खेती, जलवायु अनुकूल फसलें, कुशल सिंचाई, लिंक्ड विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल 2 है वो आपका क्या बताता है, जीरो हंगर। ठीक है, यानी कि उसका हंगर, यानी कि उसको क्या करना है, जीरो हंगर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जैविक खेती, जलवायु अनुकूल फसलें और कुशल सिंचाई की होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको देखते हैं, यानी ऊर्जा एवं सतत विकास। इसमें क्या है, इसमें है कि आपका क्या करता है कि जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा, और क्या करता है, नवीकरणीय ऊर्जा की संक्रमण करता है, और क्या करता है ये, तो ऊर्जा का सुरक्षा प्लस सुलभता, यानी कि आपको एनर्जी सिक्योरिटी और क्या अफोर्डेबिलिटी को भी दिखाता है, यानी कि क्या आपका करता है, ट्रांजिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल्स। ठीक है, रिन्यूएबल्स, व्हाट इट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा जो क्लासेस है ना आज बहुत लंबा चलेगा, ठीक है, इसीलिए जो मेन जो टॉपिक है ना उसको मैं खुद, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, टू दी पॉइंट वन लाइनर दिया हुआ। ठीक है, तो इसको आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखते चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो चैलेंजेस है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो पहला होता है पॉलिसी ट्रेड्स ऑफ्स। ठीक है, फिर फाइनेंसिंग गैप्स होता है, टेक्नोलॉजी एक्सेस होता है, फिर गवर्नेंस का इशूज होता है, इसका चैलेंजेस होता है, यानी कि आपका बोलता है कि जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो बातें होती है इसमें बहुत सारी चुनौतियों को देखा जाता है। जैसे क्या क्या चुनौतियां इसमें आती हैं, तो सबसे पहले चुनौतियां आती है नीति संबंधी टकराव होते हैं, वित्तीय यानी फाइनेंशियल की कमी होती है, तकनीकी का पहुंच यानी कि उतना हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप्ड नहीं है, प्रशासनिक कमजोरियां हैं, यानी कि आप देख सकते हो इसमें पॉलिटिक्स का भी बहुत ज्यादा हेर फेर होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का योजना आयोग। ठीक है, भारत का योजना आयोग देख लेती हूँ इसमें क्या है। तो योजना आयोग है क्या, तो योजना आयोग क्या करता है कि जो आपका द प्लानिंग कमीशन वाज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग 5 ईयर प्लान्स एंड डायरेक्टिंग इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स दैट कि आपका जितने भी एक गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय, मतलब निकाय हैं, यानी कि निकाय था जिसका मुख्य क्या था कि पांचवी पंजीकरण, पांचवी पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। क्यों, क्योंकि इसमें आर्थिक योजना बनाने वाला एक क्या है, ये 5 ईयर प्लान, तो गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक है। ठीक है, योजना आयोग किसके द्वारा लाया गया, तो ये भारत गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों, क्या, ये अब देखते हैं, कैसे, कब, ये भी देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कौन सा ईयर में हुआ था क्या, तो ये आपका हुआ था 15 मार्च मार्च 1950। ओके, ये आपका आया था कब, 15 मार्च 1950। ये स्टैब्लिश बाय इट, ये स्टैब्लिश क्यों किया गया था, इसको क्यों किया गया था, तो एक्सिक्यूटिव रिसोल्यूशन, यानी कि एक्सक्लूटिव रिसोल्यूशन के लिए इसको किया गया था। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे उस टाइम, तो JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और अभी जो लास्ट अभी चेयरमैन है कौन थे, तो मोदी जी, यानी कि मोदी जी अभी कैसे हुए 5th ईयर प्लान का जो है योजना आयोग का जो कैसे बन गए लास्ट चेयरमैन, तो अब मैं बताती हूँ। जो आपका जो प्लानिंग जो कमीशन था 5th ईयर जो प्लान था उसको अबुलिश कर दिया गया था, कब, यानी खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया, कब, 2014 में, किसके द्वारा, तो मोदी जी ने उसको खत्म करके क्या लाया गया, उसके जगह रिप्लेस किया गया, तो नीति आयोग को किया गया। ठीक है, नीति आयोग का मैं डेट पूछी थी, बट यहाँ पे डेट मिल गया आप लोगों को, 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2015,
ये क्वेश्चन यही पूछा था आपका 21 का एग्जाम में, 2021 का एग्जाम में जेपीएससी, बस इतना ही सा आंसर था। ये आपका क्वेश्चन था, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका आंसर मिल गया था 1 जनवरी कब, 2015। ठीक है, किसको रिप्लेस करके लाए, किसके जगह में लाया गया, तो प्लानिंग जो 5th ईयर प्लान था उसके जगह पे लाया गया है, किसको, नीति आयोग पर। ठीक है, अब देखते हैं भारत में सभी पंचवर्षीय योजना, जितने भी पंचवर्षीय योजना है भारत में, तो फर्स्ट प्लान कब आया था मेरा, देखिए ब्रीफ में देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं जाना क्या है, दिस दैट नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका 51 टू 56 में लाया गया था, किस लिए लाया गया था, तो एग्रीकल्चर के लिए लाया गया, यानी कृषि से रिलेट करता था पहला 5th ईयर प्लान। दूसरा 5th ईयर प्लान क्या था, कब से कब था, तो 56 टू 61 था। ये क्या किस लिए लाया गया था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, औद्योगिकरण के लिए लाया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। थर्ड क्या 5th ईयर प्लान था मेरा, 1961 टू 66 तक क्या था, तो ये था सेल्फ रिलायंस के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था, तो सेल्फ रिलायंस के लिए लाया गया था। और उसके बाद जो आपका ये जो जो थर्ड प्लान ईयर आया, उसके बाद था कि गैप हो गया। ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख दी हूँ प्लान हॉलीडे के लिख दी हूँ मैं, यानी कि आपको 1966 टू 69 में क्या आ गया था, क्राइसिस पीरियड आ गया था। ठीक है, मतलब क्राइसिस हो गया था उस टाइम, तो उस टाइम में जो 5th ईयर प्लान था वो स्टॉप हो गया था। ठीक है, फिर आपका जो स्टार्ट हुआ 4th 5th ईयर जो प्लान स्टार्ट हो गया, वो कब स्टार्ट हुआ, फिर 1969 टू 74 में वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो उसका जो मेन पर्पस क्या था आपका 4th 5th ईयर प्लान का, तो वो था आपका ग्रोथ और जो स्टेबिलिटी के बारे में बात किया, किसके बारे, ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बारे में बात किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 5th ईयर प्लान, पांचवा 5th ईयर प्लान। ये पांचवा जो 5th ईयर प्लान है, ये 1974 टू 79 प्रोवर्टी रिमूवेबल, यानी कि गरीबी हटाओ का बात कर। 5th ईयर प्लान याद रखना, ठीक है, क्योंकि गरीबी से रिलेटेड बात करता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रखता है अपने जगह। उसके बाद रूलिंग प्लान। ठीक है, रूलिंग प्लान मैं बताई थी ना आप लोगों के कि प्लान 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक 5th ईयर प्लान आया है, एक रूलिंग प्लान आया है। ठीक है, तो रूलिंग प्लान होता क्या है ना, ये मेरे को अब कमेंट में बताना। ठीक है, रूलिंग प्लान जो होता है ये आपका कब आया, 1978 टू 80 के बीच में आया था, जो कि क्या था, कि ये फ्लैक्सिबिलिटी लाया था। क्या लाया था, ये फ्लैक्सिबिलिटी को लाया था। 6th 5 ईयर प्लान कब आया, 1980 टू 85, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का बात किया। ठीक है, अगर इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका की कौन सा 5th ईयर प्लान है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ किया गया, तो वो 6th हो जाएगा। प्रॉपर्टी के लिए कौन सा है, तो वो 5th हो जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए कौन सा था, तो वो आपका 1st हो जाएगा। फिर औद्योगिकरण के लिए कौन सा था, तो वो 2nd 5th ईयर प्लान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7th प्लान क्या है, तो 7th जो 5th ईयर प्लान था उसमें जो आपका देखा गया है, ये था, इसका जो पीरियड था आपका 1985 टू 90 के बीच में था। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए लाया गया था। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये भी याद रखिएगा। 7th शायद आई थिंक 2023 वाला में पूछा था आपका शायद, हाँ मैं भी पूछा था कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा 5th ईयर प्लान है, तो आपका हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए 7th 5th ईयर प्लान। ठीक है, 8 में क्या है आपका, तो 1992 टू 1997 में देखा गया एलपीजी को लाया गया। ठीक है, आपका 1991 में एलपीजी को लाया गया था, उस टाइम कौन सा 5th ईयर प्लान चल रहा था, तो आपका 8 5th ईयर प्लान चल रहा था। पूछा जाएगा कि एलपीजी को कब लॉन्च किया, कौन सा 5th ईयर प्लान में, तो 8 5th ईयर प्लान में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 9th 5th ईयर प्लान में क्या आया था, तो 1997 टू 2002 में इसको लॉन्च किया गया। सोशल जस्टिस का बात करता है, किसका, तो सोशल जस्टिस का बात करता है। 7th प्लान क्या कहता है हमारा, 7th जो प्लान है कब से कब था, 2002 टू 2007 में करता है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का बात करता है, किसका बात करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ का बात करता है। 11 5th ईयर प्लान 2007 से लेके 2012 तक। ठीक है, ये क्या, फास्टर ग्रोथ। ठीक है, देखिए 10th जो है आपका ओनली फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, और 11th जो आपका बात करता है फास्टर ग्रोथ का बात करता है। और 12th 5th ईयर प्लान कहता है, जो आपका 17 तो डेट था, बट आपको मोदी जी के द्वारा कब हटा दिया गया, इसको 14 में ही इसको
एबोलिश कर दिया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया और लॉन्च कर दिया नीति आयोग को। ठीक है, तो ये क्या बात करता है, सस्टेनेबल ग्रोथ का बात करता है। ठीक है, किसका बात करता है 12, तो सस्टेनेबल ग्रोथ का बात करता है। अब देखते हैं कि जो अबलेशंस ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का फिर क्या हो गया, इसका अंत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका योजना आयोग का अंत हो गया। उसके जगह क्या देखा गया कि इन 2014 द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू इन्फ्लुएंसी एंड हाँ रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, यानी कि ड्यू टू क्या किया, इम्फेसेंसी एंड रिप्लेस किसको कर दिया, नीति आयोग को। कब किया, यानी कि राज्य केंद्र जो केंद्र सहयोग में असफल माना गया, यानी कि जो आपका जो 5th ईयर जो प्लान था उसको क्या किया गया, 2014 का योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि राज्य केंद्र सहयोग में ये असफल माना गया था। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 5th ईयर को क्यों प्लान को क्यों बंद कर दिया गया। ठीक है, जो 5th ईयर प्लान था उसको क्यों बंद कर दिया गया, तो क्योंकि आप नॉर्मल आंसर देना कि ये राज्य और केंद्र के सहयोग में असफल माना गया। ठीक है, इसलिए उसको बंद करके नीति आयोग को लाया गया। चलिए अब क्वेश्चंस आ गए हमारे, क्वेश्चंस और नीचे अभी और पढ़ना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस अभी तो ये बस 2 टॉपिक्स खत्म हुए हैं, आपके 2 टॉपिक खत्म, अभी पहला 2 टॉपिक्स का मैं यहाँ पे भी करवा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे और करवाऊंगी, भी बहुत सारा पढ़ना है, तो आप लोग कंटिन्यू रहिए। ठीक है, और आप लोगों को पता है अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगती है ना तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे हैं वो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, और अपना जो वीकेस्ट पेपर है आपका, जिसमें आप वीक हो, जिसका आप अभी प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर पाए हैं पेपर 1 में, उसके लिए आप बताइए। और एनिसेंट का क्लासेस चल रहा है, आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, एनिसेंट का क्लासेस है, और मैं भी एनिसेंट और मॉडर्न का क्लासेस जेपीएससी के लिए ली हूँ, आप जाके देखो। और कॉन्स्टिट्यूशंस का भी, पॉलिटी का भी सारा क्लास, मतलब पेपर 1 समझ लो कंप्लीट है। और एक जियोग्राफी का बस मैं PYQ ली हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी का मैं मैपिंग करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैपिंग इसलिए करवाना है मेरे को क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा स्टेट है कि जो म्यांमार से टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसे कुछ पूछा था। ठीक है, तो उसका जो भी आंसर था ये मेरे को प्रॉपर याद नहीं, मैं इसको स्टडी करूंगी, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन मैं मैपिंग का क्लास लेके आऊंगी, किसका, ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं आप यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन, यानी कि जो LPG रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये आपका 1991 में हुआ था। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है इसमें। जो 1991 में जो इसको स्टैब्लिश किया गया LPG का, उसमें क्या हुआ था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था आपका वो क्राइसिस में चल रहा था। ठीक है, उसी को लीड करने के लिए क्या किया गया था, LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को रिफॉर्म किया गया। ठीक है, किसको, LPG को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलन बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा ये है आपका कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो आपकी प्राइमरली रिफर्स टू, यानी कि जो आर्थिक उदारीकरण है वो मुख्य अर्थ क्या है, इसका क्या मुख्य अर्थ है, तो इसका जो आपका मुख्य अर्थ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें बोल रहा है कि उदारीकरण का जो मुख्य अर्थ होता है ये होता है लाइसेंसिंग को कम करना। ठीक है, और बाजार को जो अभिनियमन जो है, और जो निजी जो उद्यम है उसको बढ़ावा देना। तो यानी कि लिबरलाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो क्या करता है, रिड्यूस लाइसेंसिंग, और क्या करता है, डीरेगुलेट मार्केटिंग करता है, प्रमोट एंड प्राइसेस करता है, और इंटरप्राइजेस को सॉरी प्रमोट प्राइवेट और इंटरप्राइजेस को करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंधों को में ढील देता है, यानी कि आपका रिलैक्सेशन करता है ऑफ गवर्नमेंट, और क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा।
देखो मैं एक्सप्लेनेशन ना साथ में लाई हूं ताकि आप लोगों को ना कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। प्राइवेटाइजेशन इन इन्वॉल्व, यानी कि आपका निजीकरण में क्या शामिल, तो निजीकरण में क्या क्या शामिल था वो जो मैं आपको समझाई थी। तो निजीकरण जो भारत का जो निजीकरण है उसमें क्या क्या शामिल है, तो निजीकरण क्या, प्राइवेटाइजेशन का क्या था आपका, ट्रांसफर पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस था जो क्या करता था, ऑनरशिप को ये क्या करता था, देखता था। तो इसमें देखते कि क्या है इसमें, तो ये था कि पब्लिक सेक्टर को जो डिसइन्वेस्टमेंट और क्या, डिसइन्वेस्टमेंट और जो आपका स्ट्रैटेजिक सेल ऑफ पीएसयू इफिशिएंसी एंड क्या करता था, कॉम्पिटिटिवनेस को देखता था, यानी कि दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्सा को बेचना था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो बता दी मैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन रिफर्स, तो ग्लोबलाइजेशन किस किस से रिफर्स करता है, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन आपका रिफर्स करता है किसमें, आपका इंटीग्रेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक थॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, यानी कि आपका जो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या है। वही है, सेम है। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, रिड्यूस ट्रेड बैरियर करता है और क्या करता है, अलाउ एफडीआई को करता है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करता है और इंटीग्रेट करता है, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट विद ग्लोबल इकोनॉमी को, ठीक है, यानी कि एफडीआई को अनुमति देता है, घरेलू बाजार को वैश्विक और अर्थव्यवस्था से जोड़ता है और क्या करता है, व्यापार जो बाधाएं हैं उसको कम करता है, ठीक है, कौन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलपीजी, एलपीजी का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सरकारी जो हस्तक्षेप था उसको कम करना था, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना था और वैश्विक अर्थव्यवस्था जो था उसको एक एकीकरण करना था, ठीक है। तो ऑप्शन ए उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या है कि रिफॉर्म्स क्या था इसमें, तो लाइसेंसिंग राज को समाप्त करना, अर्थव्यवस्था को खोलना और प्रतिस्पर्धा और एफडीआई को आकर्षित करना, एक साथ ये तीनों का एक साथ दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच सेक्टर इन इंडिया बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम एलपीजी रिफॉर्म जो इनिटियली, ठीक है, इनिटियली जो आपको रिफॉर्म करता है अधिक लाभ क्या देता है, ठीक है। तो इसका जो आपका जो एलपीजी सुधार में शुरू किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ मिलता है, तो आपको मैं बताई थी कि सबसे अधिक क्षेत्र कितना परसेंट और किस में दिया था एलपीजी का क्षेत्र में, तो इसमें जो दिया था ये आपका हैवी इंडस्ट्रीज ओनली, क्या था आपका हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो इसमें देखते हैं कि आईटी और सेवा क्षेत्र जिसमें निर्यात उन्मुख विकास और एफडीआई प्रवाह रोजगार सृजन एंड जीडीपी में योगदान देता है, कौन सबसे ज्यादा, तो आपका आईटी एंड सर्विस सेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हुए आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेवा और आईटी क्षेत्र, ठीक है। कितना परसेंट आपका, 60% के आसपास देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट, एलपीजी रिफॉर्म्स लेड, यानी कि एलपीजी सुधारों का परिणाम क्या हुआ था, ठीक है। एलपीजी का जो सुधार का परिणाम क्या हुआ था, तो इसका जो सुधार का जो परिणाम, क्या विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध था, नहीं, उदार यानी कि एफडीआई नीति, विदेशी पूंजी में वृद्धि हुई, निजी कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण हुआ या फिर निर्यात में कमी आई। ये कितना अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप इजिली सेलेक्ट कर सकते हो कि एलपीजी लाने से क्या फायदा हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, क्या आपका लिबरल एफडीआई पॉलिसी, हाई फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हुआ था आपका इसमें एलपीजी में, अभी हम लोग पढ़ क्या थे, हाँ हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या हुआ था, नई तकनीकी, रोजगार और वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ा किसके, एफडीआई का उदारीकरण भी हुआ था, ठीक है, एलपीजी लाने से। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट है कि एलपीजी सुधारों के तहत पीएसयू का निजीकरण, ठीक है, यानी कि
डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ पूछ रहा है। तो इसमें जो है कि एलपीजी सुधार के तहत क्या किया गया था, तो क्या आपका सरकार और अधिक शेयर शेयर प्राप्त करती है, सरकार से निजी क्षेत्र को बेचती है, या फिर उद्योग और राष्ट्रीयकरण, या फिर क्या हो जाएगा आपका विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिसइन्वेस्टमेंट से क्या क्या जुड़ा होता है, यानी कि फंड से जुड़ा होता है, वित्तीय बोझ को कम करना होता है, और पीएसयू की दक्षता को में सुधार लाया गया। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सरकार शेयर निजी क्षेत्र को बेचती है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सेल्स शेयर टू प्राइवेट सेक्टर। देखिए, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन इसलिए पहले करती हूँ ना कि यहाँ पे आंसर देने से कोई फायदा नहीं है, बस समझो कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना, आप अंडरस्टैंड किए हुए रहोगे ना, तो यहाँ जिस तरह से आप आंसर कर पाओगे ना, अगर मैं बता देती कि हाँ इसका ऐसे है, आपका एलपीजी सुधार के तहत पीएसयू निजीकरण यानी डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका सरकार शेयर और निजी क्षेत्र में बेचती है, तो ऐसे में आंसर नहीं दूंगी। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे समझाऊंगी कंक्लूजन की एनालिसिस क्या बोल रहा है, उसके बाद मैं आंसर दूंगी। मैं इकोनॉमिक्स का जब मैं एग्जाम जब नियरेस्ट होगा उस टाइम मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी, उस टाइम बस मैं ऑप्शन देके आंसर कर दूंगी। ठीक है, बट अभी इकोनॉमिक्स का क्लासेस चल रहा है, एमसीक्यूज क्लास नहीं चल रहा है, इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन चल रहा है, यानी कि 20 मार्क्स का है। ठीक है, 20 मार्क्स बहुत होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें फिर क्या आपका आ जाएगा, देखते हैं भारत में एलपीजी सुधार की मुख्य चुनौतियां क्या थी। तो चुनौतियां क्या क्या थी भारत में, मुख्य प्रमुख सुधार का जो एलपीजी जो सुधार हुआ था उसका क्या आपका चुनौती था, यानी क्या क्या चैलेंजेस थे। क्या असमान विकास और क्षेत्रीय असमानताएं थी, या फिर गरीबी का पूर्ण उन्मूलन था, या फिर कृषि में अत्यधिक रोजगार था, या फिर कोई विदेशी पूंजी का प्रवाह नहीं था। तो ऑप्शन के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे कि क्या आंसर होगा। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आपका ये हो जाएगा कि जो आपका था इसमें ये विकास जो शहरी और औद्योगिक जो औद्योगिक केंद्रों में केंद्रित था, और क्षेत्रीय असमानताओं में असमानता थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो आंसर कंक्लूजन से एनालिसिस से जो आंसर प्राप्त होता है वो हमारा कौन सा आंसर प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, यानी कि असमान विकास और क्षेत्रीय असमानताएं एक चैलेंजेस थी। ठीक है, एलपीजी के टाइम। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इसमें पूछ रहा है कि सापेक्ष गरीबी अलग चरम और गरीबी इसलिए क्यों आया, मतलब कि जो एब्सोल्यूट जो प्रॉफिट जो पॉवर्टी है यानी पॉवर्टी है डिफर्स फ्रॉम रिलेटिव प्रॉपर्टी पॉवर्टी बिकॉज, क्यों। तो इसका जो आंसर हम देखते हैं, क्या आपका इट इज अ मेजर इन मनी ओनली, नो, it is a lack of basic necessities for survival, it is a related to income inequality, it is a varies across countries only। तो देखिए कभी भी only वर्ड हमेशा हटा दो, ऑप्शन 2 रखो। तो इसका आंसर पता चल गया हमें, आपको भी पता चल गया। अब एक्सप्लेन देखते हैं कि इसमें क्या हो जाए। तो जो एबुलिस जो एब्सोल्यूट जो आपका पॉवर्टी था वो अनेबल किसके लिए किया गया था, तो ये किसके किसके, तो आवास यानी कि भोजन और आवास वस्त्र जैसे आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने की स्थिति के कारण उसको एबुलोश कर दिया गया था, यानी कि उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये तीनों हो जाएगा। एक सेकंड, पेन वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, तो देखते हैं क्या है, तो ये सॉरी, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट जो आपका पॉवर्टी क्या आ जाएगा, तो इसमें आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी में देखते हैं क्या था आपका, तो बी में था लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज फॉर सर्वाइवल हो जाएगा, यानी कि जीवित
रहने के लिए मूल आवश्यकताओं की कमी, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक चीजें होती हैं। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल इन इंडिया, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया क्या है? तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी की संरचनात्मक है? तो क्या भारत मौसमी बेरोजगारी है या फिर आपका, एक सेकेंड, मौसमी बेरोजगारी है या फिर तकनीकी बेरोजगारी है या फिर संघर्ष बेरोजगारी या फिर चक्रीय बेरोजगारी? तो इसका आंसर कॉमन सा है, ये होता है आपका, ये तकनीकी संरचनात्मक बेरोजगारी, कौशल एवं असंगति, ठीक है, मतलब बेरोजगारी जो आपका तकनीकी बेरोजगारी होने के पीछे जो आपका रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि दो असंगति और क्षेत्रीय बदलाव के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो ये ड्यू टू स्किल मिसमैच एंड सेक्टरल शिफ्टेड, ठीक है, उसके कारण ये बेरोजगारी देखा जाता है। ओके, अब देखते हैं लगातार उच्च राजकोषीय घाटा किसकी ओर ले जा सकता है? अगर जो राजकोषीय जो घाटा है, हाई फिजिकल जो डेफिशिएट होता है, कैन लीड, किसको लीड करता है ये? तो ये आपको हाई फिजिकल डेफिशिएट किसको लीड करता है? तो गवर्नमेंट बोरोवर हैवली, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस एंड जो आपका क्या करता है, ये राजकोषीय घाटा सरकारी भारी उधार लेती है जिसे निजी निवेश को क्या करता है, ये प्रभाव करता है। तो आंसर इज अ बी, यानी कि निजी निवेश को क्या करता है, प्रभावित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट देखते हैं आपका हाई इन्फ्लेशन जो प्राइमरी जो इफेक्ट्स क्या है इनके। तो इसका जो आपका उच्च मुद्रास्फीति मुख्यतः किस पर आपका, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नीचे कर दी हूँ, इसलिए मैं क्यों ना, क्योंकि पहले मैं एमसीक्यूज दिखा देती हूँ किस तरह से ये पूछ रहा है, और उसका एक्सप्लेनेशन ये सारे क्वेश्चंस का मैं जो मुद्रास्फीति वगैरह और पॉलिसीज वगैरह आ रही है ना, इनका मैं नीचे पे कर दी हूँ। ठीक है, इसलिए जाना मत कहीं, यहीं पे रहना है। ठीक है, और 2x या फिर 1.25 के अकॉर्डिंग आप देख लेना, क्योंकि क्लासेस लंबी जाएंगी ना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना इजी 10 मार्क्स थोड़े मिल पाएगा, तो उसके लिए 2 आवर तो देना पड़ेगा आपको। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन आगे हमारा क्या है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है मुद्रास्फीति का मुख्य जो मुख्यतः किस प्रभाव पर डालती है। तो मुद्रास्फीति किस में होता है ज्यादातर? क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड परचेजिंग पावर पे होता है? तो यस होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या है। जो मुद्रास्फीति जो वास्तविक आय को कम करती है, क्या करती है? कम करती है। और किस में कम करती है? गरीबी और स्थिर आय वाले वर्गों को अधिक प्रभावित करती है और संसाधनों को आवंटन को प्रभावित करती है। मीन्स दैट कि ये इफेक्ट पुअर एंड फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स एंड जो डिस्ट्रॉयड्स होता है जो रिसोर्स का, उसको क्या करता है? कलेक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप असर्शन रीजन का टाइम याद है आप लोगों को? जब 2023 में जो पेपर आया था ना, उस टाइम बहुत कोई पेपर दिए थे, बहुत कोई का कंप्लेन था कि जो क्वेश्चन जो पेपर 1 पूछा है ना, वो यूपीएससी पैटर्न में पूछा है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वन लाइनर, मतलब एक एक पॉइंट वाला जो होता है ना, वो पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, और लेंदी टाइप का जो होता है वो नहीं पढ़ते हैं। इस वजह से क्या होता है ना, क्वेश्चंस आपका सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप पहले से प्रिपेयर रहो कि हमें असर्शंस रीजन और लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, और जेपीसी का एक और खासियत है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप में असर्शन रीजन्स और लंबे क्वेश्चंस को एनालिसिस करने आ गया है, तो आप प्रॉपर वे में, अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो उसको एलिमिनेट करके आप बना लोगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वो एक 1 मंथ है ना, 25 पूरा बचा है ना, वो मैं करवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, पॉवर्टी देखते हैं। पॉवर्टी जो रिडक्शन इज अ की इकोनॉमिक टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि पूछ रहा है कि क्या, कथन ए में देखते हैं कि गरीबी उन्मूलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक मुख्य आर्थिक लक्ष्य है। और दूसरा देखते हैं कि क्या है इसमें। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है का उद्देश्य सभी लोगों के लिए चरम गरीबी को समाप्त करना है। तो चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं क्या है। तो इसका जो हो जाएगा कि
ये जो आपका क्या करता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये गरीबी नहीं, ठीक है, का लक्ष्य रखता है, ठीक है। ये जो सीधे आर्थिक समानता को जोड़ता है, क्या करता है ये, तो सीधे आर्थिक समानता को जोड़ता है। कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करो कि क्या होगा आंसर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कि आपका दोनों सही है अपनी जगह, यानी कि गरीबी जो आपका, गरीबी जो उन्मूलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह आपका क्या करता है, टारगेट किसको करता है, ओनली आर्थिक लक्ष्य को, यानी कि आर्थिक लक्ष्य को टारगेट करता है। लेकिन दूसरा में पूछा गया है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उद्देश्य है कि वो क्या करता है, गरीबी को समाप्त करना नहीं, वो उसको गरीबी को समाप्त करना नहीं है, लेकिन हाँ इसका एक उद्देश्य है कि जो भी उसका आर्थिक कंडीशन है उसका एक लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन लक्ष्य रखा गया है, ये नहीं कि एकदम पूरा समाप्ति करना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या हो जाएगा। कथन क्या कह रहा है हमारा, तो रोजगार सृजन भारत की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो योजना है का मुख्य हिस्सा है। क्या जो रोजगार सृजन है ये भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य हिस्सा है। दूसरा देखते हैं रीजन, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 जो है वो सतत साम्यवासी टिकाऊ और आर्थिक विकास के समन क्या लिखा है, सम्मानजनक, हाँ सम्मानजनक, ठीक है। ये जो है कि जो टिकाऊ जो आर्थिक विकास के साथ सम्मानजनक रोजगार को बढ़ावा देता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ये दोनों करेक्ट होगा, बट देखना क्या क्या इसमें देखा जा रहा है। तो ये जो रोजगार विहीन विकास की जो समस्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 से सीधा संबोधित करता है। जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है ये रोजगार विहीन को बात करता है, यानी कि रोजगार को बढ़ावा देने का बात करता है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर ट्रू है, ठीक है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आपका सही बता रहा है। ओके, इज दिस ना ओके, हाँ। नेक्स्ट है आपका, क्लाइमेट चेंज कैन अंडरमाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन आर्थिक विकास को कमजोर कर सकता है, ठीक है। क्या ये आर्थिक विकास को कमजोर कर सकता है। तो इसमें देखते हैं रीजन क्या है कि सस्टेनेबल जो 13 है, परिवर्तन इसके प्रभावों को निपटाने के लिए क्या तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ता है। तो यस, क्या करता है इसको, तो पढ़ता है, यानी कि वहां भी दोनों सही है। तो इसका जो आपका देखते हैं एक्सप्लेनेशन, पर्यावरणीय झटके यानी कि बाढ़, सूखा और सीधे कृषि आय और रोजगार को प्रभावित करता है। कौन आपका प्रभावित करता है, तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, ठीक है, 13 करता है आपको। और ये तत्काल जो है कि आपको कार्रवाई की बात भी करता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास को कमजोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है आपका कि आय असमानता सतत को संबोधित करती है, यानी कि जो कथन ए कर रहा है कि जो आय असमानता है वो सतत को संबोधित करती है। तो यस, वो करती है। एक्चुअली मैं पहले नहीं बताऊंगी, एक्सप्लेन के बाद बताऊंगी, ठीक है। रीजन देखती हैं क्या है। रीजन, सस्टेनेबल गोल 10 क्या भीतर जो देश के भीतर और उनके बीच की असमानताओं को कम करने का लक्ष्य रखता है। तो हाँ रखता है, यानी दोनों सही है। तो इसका जो हो जाएगा, जो आपका 10 जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये क्या कहता है कि समान जो विकास, सामाजिक जो समस्या है और समावेशी जो विकास को कमजोर करता है उसको स्ट्रॉन्ग यानी कि डेवलप बनाने का कार्य करता है। कौन, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका 10 करता है, ठीक है। तो ये आपका दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है आपका, कह रहा है कि सस्ती और सुलभ ऊर्जा आर्थिक विकास के लिए क्या महत्व है। दूसरा रीजन देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय
टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करती है? तो हाँ, ये करती है, यानी दोनों आपका सही है। तो इसका इसमें देखते हैं, ऊर्जा सीधे औद्योगिक उत्पादन और आजीविका को सुधार से जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो जाएगा। सतत कथन में देखते हैं कि सतत औद्योगिकीकरण भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो देखते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलप औद्योगिकी के लिए जो आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो आपका जो गोल है वो आर्टिकल सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 कहता है कि प्रमोट्स, क्या करता है, प्रमोट्स करता है किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, यानी कि 9 कहता है कि अवसंरचना, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। कौन? आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। इसमें वही है, सेम चीज है आपका। ठीक है, जीडीपी में बढ़ता है और समावेशी विकास दर में मदद करता है। कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका आपका 9। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, सतत लक्ष्यों का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, आंसर दिख गया है। तो इसका विकास, समानता एवं पर्यावरण में संतुलन। सबका आंसर मैं देखिए इस बार लाई हूं कि ताकि जल्दी जल्दी कर देंगे, बहुत है बड़ा अभी पढ़ना। तो इसमें पूछ रहा है कि गरीबी उन्मूलन से सीधे संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? तो गरीबी से कौन डायरेक्ट रिलेट करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या है आपका। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन, अच्छा इंग्लिश हिंदी है, ओके। तो इसमें बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 मुख्य फोकस किस में करता है? ये क्या करता है? जो सम्मानजनक रोजगार एवं आर्थिक का विकास करता है। 8। अब देखते हैं कि आय असमानता को कम करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या उद्देश्य है? तो वो असमानता को कौन कम करता था? तो आपका 10 करता था। ठीक है, आपका 10 करता था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 10 करता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपका पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किससे है? तो अवसंरचना और औद्योगिकीकरण, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है। नेक्स्ट है आपका सस्ती एवं अच्छा ऊर्जा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7 है, आर्थिक विकास महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह औद्योगिकी का जो उत्पादकता को बढ़ाती है, यानी कि ये क्या करती है आपका, ये आपका करती है कि सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्टिविटी, यानी है कि ये प्रोडक्टिविटी को ये सपोर्ट करता है ग्रोथ करने में। इसको कैसे देख सकते हैं आपको, एनर्जी को क्या करता है, एक्सेस इक्वल टू क्या, जो ग्रोथ करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है, और जो प्रोवर्टी है उसको रिडक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या है आपका कि जलवायु परिवर्तन और आर्थिक चुनौतियां इसलिए क्यों है? ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन है और जो आर्थिक चुनौतियां हैं, इसलिए क्यों है यह? ठीक है, तो क्यों है? तो ये है आपका कृषि एवं आजीविका को प्रभावित करता है, यानी कि अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड। ओके, नेक्स्ट आपका वो हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 का एम क्या है? तो इसका जो एम है, सतत उपभोग एवं उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि ये प्रमोट करता है क्या, सस्टेन ये सस्टेनेबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती क्या है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें आर्थिक सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो ये वित्त पोषण एंड संसाधन से जुड़ा है। ओके, नेक्स्ट है आपका उच्च राजकोषीय घाटा मुख्यतः किसका कारण बनता है? जो उच्च जो आपका है फिजिकल डेफिशिएंट, ये प्राइमरी लीड्स टू विच व्हाट? तो ये हो जाएगा जो आपका आंसर, ये आपका सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करता है, यानी कि इंक्रीज पब्लिक डेब्ट। ओके, अब देखते हैं नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन। नीति आयोग जो आपको डिफर करता है फ्रॉम प्लानिंग कमीशन बिकॉज इट, यानी कि नीति जो आयोग है योजना आयोग से इसलिए भिन्न है, क्योंकि क्यों भिन्न है? तो इसमें है कि सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि
प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, ये क्या करता है, फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स, क्या प्रॉब्लम है इसका, तो ये मेजर प्रॉब्लम क्या है इसका, तो इसमें देखते हैं कि भारत में असंगठित प्रमुख प्रमुख समस्याओं प्रमुख समस्या क्या है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा का अभाव। क्या हो जाएगा इसका, सामाजिक सुरक्षा का अभाव हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भारत में रोजगार विहीन विकास मुख्यतः किस क्षेत्र से, जो रोजगार विहीन है ये किस क्षेत्र से, ये तो ये सेवा क्षेत्र से यानी कि सर्विस सेक्टर से। ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ प्राइमरी एम्स एक्ट, यानी कि जो समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रोजगार एवं असमानताओं के साथ विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आप लोग पढ़ो, एक सेकंड। हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे कि क्या है, तो इसमें जो पूछ रहा है कि आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि से भिन्न है क्योंकि इसमें क्या शामिल है, तो इसमें जो आपका शामिल है वो हो जाएगा आपका क्या, स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंजेस। क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंजेस, संरचनात्मक और सामाजिक परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव विकास को सबसे अच्छी तरह कौन सा सूचांक मापता है, जो मानव विकास है उसका कौन सा सूचांक अच्छी तरह से मापता है, तो ये आ जाएगा आपका HDI। HDI HDI का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, प्लीज HDI का फुल फॉर्म कमेंट में बताना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। इसमें बोल रहा है कि भारत में जो आपका क्या है कि भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ क्या है, देखिए कितना अच्छा से इसको एक्सप्लेन किए थे। डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया रिफर्स, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि आपका बड़ी कार्यशील, क्या हो जाएगा आपका, बड़ी कार्यशील जनसंख्या, आयु जनसंख्या, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते देखते हैं कि क्या है आपका भारतीय रोजगार विहीन, इसका जो आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगेन देखते हैं आपका, हाँ इसको देखते हैं, इसका हो जाएगा निम्न में से कौन भारत की कल्याणकारी जो प्रवृत्ति को दर्शाता है, कल्याणकारी प्रवृत्ति कौन को दर्शाता है, ये आपका DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है राज्य का कल्याणकारी का बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भारत में सबसे बड़ा रोजगार जो प्रदाता क्षेत्र कौन सा है, रोजगार सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो आपको कहाँ मिलता है, तो कृषि में। कितना परसेंट रोजगार मिल रहा था वहां पे, 47% मिल रहा था, और GDP पे कितना आपको दे रहा था, तो यानी कि 27%, यानी कि 50% दे रहा था, और आपका सर्विस सेक्टर में कितना GDP में दे रहा था, तो वो 60% या 58% दे रहा था, और आपका द्वितीय क्षेत्र में क्या था, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि किस सुधार ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा, कौन सा सुधार था जिसको भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा, तो 91 का जो आपका रिफॉर्म था उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट द एक्सप्लेनेशंस रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया, यानी कि रीजनल इम्बैलेंस ऑफ इंडिया का बात कर रहा है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रीय अनुकूलन का सर्वोत्तम कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, यानी कि अनइक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं, निम्न में से कौन LPG सुधार के घटक नहीं है, हम बता रहे थे ना कि घटक पूछ देगा।
ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये राष्ट्रीयकरण क्या है, इसमें नहीं होता है। ठीक है। इसमें प्राइवेटाइजेशन, मैनुअली एम एड, प्राइवेटाइजेशन किस में ऐड है, तो ये क्या करता है, ये आपका प्राइवेटाइजेशन, तो ये दक्षता का बात करता है, यानी कि इनहांसिंग एफिशिएंसी, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। ठीक है। पेन नहीं काम कर, हाँ, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण से भारत में सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को हुआ था, तो सबसे अधिक सर्विस सेक्टर को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण का संकेत है, क्या है एकीकरण का संकेत, तो इसका आ जाएगा आंसर एफ डी आई, एफ डी आई हो जाएगा। ठीक है। कब वृद्धि देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कि आर्थिक सुधार 1951 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था आर्थिक जो अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों को सुधारना। ठीक है। और अर्थव्यवस्था की जो तीन क्या क्या कमजोरियां थी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। क्या बताइएगा कमजोरियां, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं, आ गया मेरा चैप्टर। ठीक है। आप लोगों को पढ़ना है। और अब देखते हैं कि इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र देखते हैं क्या है ये। तो माइक्रो इकोनॉमी देखने से पहले अगेन मैं एक बार रिपीट कर दूं स्टूडेंट आप लोगों को कि अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना उसको ना कमेंट करना ना आप ना नहीं भूलिएगा। ठीक है। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, उसका आंसर देना नहीं भूलिएगा। ठीक है। और देखते हैं अब क्या है माइक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या है हमारा, जो आपका क्या करता है, ये आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। क्या करता है ये आपका आपका व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, यानी कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को क्या करता है, ये स्टडीज करता है। ठीक है। यानी कि अध्ययन करता है किस चीजों में, तो ये इंडो एक उपभोक्ता, एक फर्म, इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक उपभोक्ता, एक फर्म और किसी वस्तु, एक सेकेंड, किसी वस्तु का मूल्य को देखता है। ठीक है। कौन, माइक्रो इकोनॉमी। तो इसको माइक्रो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, तो अल्फ्रेड मार्शल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अल्फ्रेड मार्शल को बोला जाता है। मेन सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी का सूक्ष्म जो इकोनॉमी उसका क्या विषय है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या विषय है इसका। ठीक है। ये क्या क्या कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है ये क्या करता है, मांग और आपूर्ति को देखता है, उपभोक्ता के व्यवहार को देखता है, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करता है, और लागत और आय यानी कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू को देखता है, प्राइस जो डिटरमिनेशन होता है उसको देखता है, मूल्य का निर्धारण करता है, और क्या करता है मार्केट फॉर्म्स यानी बाजार के प्रकार को बताता है, और फैक्ट्री के प्राइसिंग यानी कि आपके जो कारक मूल्य होते हैं उसको निर्धारण करना इसका माइक्रो इकोनॉमी का काम है। तो की कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है इसका। तो की कॉन्सेप्ट में पहला जो आपका आ जाएगा महत्वपूर्ण अवधारणाएं, तो इसमें पहला आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें क्या आ जाएगा आपका मांग, यानी कि मांग, कीमत, आय, रुचि पर निर्भर करता है, यानी किसमें निर्भर करता है, डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, इनकम और टेस्टेड। ठीक है। और क्या करता है आपूर्ति लागत करता है, तकनीकी पर निर्भर रहता है, यानी कि सप्लाई पे डिपेंड रहता है, ऑन कॉस्ट और टेक्नोलॉजी पर रहता है। दूसरा किस में काम करता है, ये डिमांड सप्लाई तो हो गया। अब ये कंज्यूमर का बिहेवियर को देखता है। ठीक है। कंज्यूमर का बिहेवियर को देखता है, तो इसमें होता है यूटिलिटी एंड मतलब संतुष्टि। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका संतुष्टि। इसमें जो होता है देखिए मैं एक
भरबली तरीके से मैं इसको बताऊं आपको, तो इसमें जो होता है ना कि आपका जो इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका अवधारणा जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें बोलता है कि आपका जो भी आपका प्रोडक्ट होता है ना, वो प्राइस बेस होता है। ठीक है, प्राइस बेस होता है जिसमें मांग के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये कीमत को निर्धारण करता है। ठीक है, और देखता है कि कितना इनकम हो रहा है, इसमें इनकम को भी देखा जाता है। ठीक है, और जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, किस प्रोडक्ट में ज्यादा रुचि रखते हैं, ठीक है, उस पे ये निर्भर करता है, यानी कि उसको ये ज्यादा ध्यान देता है। यानी किस चीजों में ध्यान देता है, कंज्यूमर का मांग, यानी कि मांग जिस तरह का होता है उसको कंज्यूमर के अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिसाइड करता है। फिर आई यानी कि इसको इनकम भी होता है, और तकनीकी पर रुचि पर निर्भर दे रहता है, यानी कि कितना कंज्यूमर उस पर अपना रुचि दिखाते हैं। ठीक है, यूटिलिटी देखते हैं, इतना तो हो गया। यूटिलिटी में देखते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर का, तो संतुष्टि यानी कि यूटिलिटी, कंज्यूमर अगर आपका कोई प्रोडक्ट ले रहा है ना, ठीक है, तो वो कितना संतुष्टि दिखा रहा है। अगर कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, ठीक है, और अगर उसका प्राइस काफी महंगा है, ठीक है, मान लो कि बहुत महंगा वो प्रोडक्ट है, यानी कि ये लोग कीमत भी निर्धारण करता है, ठीक है ना, डिमांड के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड हो रहा है ना, और उस प्रोडक्ट को वो लोग लॉन्च करता है, ठीक है, और उस लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट में अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि संतुष्ट हो रहा है, तो वो कितनों भी पैसा उसको उस प्रोडक्ट में लगा सकता है। ठीक है, आप लोग ये कपड़ा खरीदते हैं ना, तो जो कपड़ा आपको पसंद आ जाता है, वो कपड़ा अगर 2000 का भी है, तो आप एफर्ट करोगे कि नहीं, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको कंज्यूमर बिहेवियर को देखा जाता है, किसके अकॉर्डिंग, जो संतुष्टि के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, फिर क्या देखा जाता है इसमें, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि चाहता है। ठीक है, अगर उपभोक्ता बहुत ज्यादा संतुष्टि चाहता है, तो उसको भी रखा जाता है कि उपभोक्ता किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, और किस प्रोडक्ट में वो ज्यादा, मतलब मोर देन संतुष्ट हो रहा है। एक होता है संतुष्ट होना, एक होता है मोर देन संतुष्ट होता है। जैसे होता है बस खुश खुश हैं हम, लेकिन बहुत ज्यादा खुश हैं हम, वो दोनों अलग चीज होती है। ठीक है, तो उसी तरह सीमांत उपयोगिता एवं ह्रास का नियम होता है, यानी कि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी को भी देखा जाता है। ठीक है, फिर इसका मार्केट का टाइप क्या होता है, तो मार्केट का जो टाइप होता है आपका माइक्रो इकोनॉमी का, वो एक होता है परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को नहीं जानना है कि परफेक्ट, क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है, इसमें इजी फ्री एंट्री या फ्री एग्जिट है, मॉल उल चल जाओ आराम से, फ्री में घुसो फ्री में निकलो। ये परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होता है। यहाँ पे जो रेट होता है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सबका सब प्रोडक्ट्स का अलग अलग रेट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक मोनोपोली, एक अधिकार मार्केट होता है। ठीक है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होता है, एक ओलिगोपोली मार्केट होता है। ठीक है, अभी ये सब आपको नहीं पढ़ना है, जब आपका मेंस का पेपर आएगा ना, तो मैं आप लोगों को हर ये हर एक मार्केट का जो टाइप है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी इतना ही, जितना जरूरत है प्री के लिए उतना पढ़ते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका जो होता है, ये मूल्य निर्धारण में सहायक होता है, व्यवसायिक निर्णयों में उपयोगी होता है, और कल्याण जो अर्थशास्त्र का आधार बनता है। यानी कि ये क्या करता है, प्राइस को डिटर्मिनेशन करता है, बिजनेस को डिसीजन देता है, और क्या करता है, जो वेलफेयर इकोनॉमिक है उसको बेसिक, मतलब कल्याण कल्याण अर्थशास्त्र के आधार पर कार्य को करता है। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, इसमें होता है कि माइक्रो इकोनॉमी स्टडीज द इकोनॉमी एज होल सच एज, यानी कि ये क्या करता है, समष्टि जो अर्थशास्त्र है, ये पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ठीक है, ये सारे जितने भी अर्थव्यवस्था है इसका अध्ययन करता है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, नेशनल इनकम। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए, इतना तो ये भी स्लाइड आप लोग देख लिए, MICRO माइक्रो, ये MI और MA, एक ये माइक्रो है। ठीक है, इन दोनों माइक्रो में, माइक्रो इकोनॉमी में बड़ा माइक्रो इकोनॉमी कौन है, ठीक है, छोटा माइक्रो इकोनॉमी कौन है, कोई कौन छोटा वाला को देखता है, कौन बड़ा वाला। बट तो यहाँ तो प्रॉपर अगर आप लोग
दिमाग शार्प होगा तो आप लोग को पता चल गया होगा, बट कोई नहीं, आप लोग बताना मेरे को, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा फिर, इसको देखते हैं अब आगे की ओर। तो हाँ, माइक्रो इकोनॉमी जो है आपका हो जाएगा, ये जो कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। क्या करता है ये? तो ये जो माइक्रो इकोनॉमी है पूरी अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। किसमें किसमें? तो नेशनल इनकम में, जो इन्फ्लेशन होता है उसमें करता है, और अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमी आया है, इनका जो फादर आपको बोला जा सकता है, जे.एम. कैनिश बोला जाता है। किसको, किनको बोला जाता है? इनको जे.एम. कैनिश को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमी का फादर, ठीक है। मेन मेन सब्जेक्ट क्या है इसका, ठीक है, मुख्य विषय इसका क्या है माइक्रो इकोनॉमी का? तो इसका हो जाएगा ये नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को देखता है, मुद्रास्फीति को देखता है, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को ये देखता है। और क्या देखता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को देखता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ देखता है, बिजनेस साइकिल देखता है, और फिजिकल जो पॉलिसीज होते हैं, राजकोषीय नीति, उनको देखता है, और मॉनेटरी पॉलिसीज को देखता है, ठीक है। और की कॉन्सेप्ट क्या है? तो की कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएगा आपका कि पहला नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या क्या आ जाता है इसमें? तो जीडीपी आ जाता है, जीएनपी आ जाता है, एनएनपी आता है, और पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम को भी देखा जाता है। इसमें होता है कि देश की कुल आय और उत्पादन को मापा जाता है। और क्या होता है दूसरा, फिर क्या होता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या देखा जाता है? राइज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि सामान्य मूल्य स्तर के जो निरंतर वृद्धि होता है, उसको इसमें आपको माइक्रो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, ये सारे चीजों को, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, और इसमें क्या करता है? फिजिकल पॉलिसी को भी देखा जाता है, जिसमें क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है। जो भी आप स्पेंडिंग करता है गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है इकोनॉमिक में, उसका टैक्सेशन को भी मैक्रो इकोनॉमी के अंडर ही देखा जाता है, मतलब किया जाता है, ठीक है। सरकारी खर्च और कर नीति को भी इसके अंडर रखा गया। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो कि आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट्स, यानी कि आरबीआई द्वारा जो मुद्रा आपूर्ति है और ऋण को क्या करता है ये? तो नियंत्रण करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? इसका जो आपका इंपॉर्टेंस होगा, ये क्या करता है? हेल्प करता है इन क्या? पॉलिसी फॉर्मेशन में, यानी कि जितने भी इकोनॉमी में जितने भी पॉलिसीज आते हैं उसको हेल्प करता है, यानी कि नीति निर्माण में वो सहायता करता है, और मुद्रास्फीति व बेरोजगारी को समाधान देता है, और आर्थिक योजना का आधार बनता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हाँ, अब देखते हैं भारत में जीडीपी वृद्धि दर इन इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट, लेटेस्ट है, ठीक है, ये लेटेस्ट है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या रहा है 2025 टू 2026, ठीक है। आप लोग बोर मत होना, क्योंकि क्लासेस लंबी चल रही है, तो आप लोग थोड़ा स्पीड करके देख लेना, 1.25 से देख लेना। और प्लीज यार आप लोग ना सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। क्लास लेने से पहले एक बार मैं अगेन रिपीट कर दूं कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करवाइए 1K का, ठीक है। शेयर करो आप, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, दोस्त, फैमिली, हर जगह शेयर करो हमारे क्लासेस को, ठीक है। और सब्सक्राइब करवाइए 1K का, ठीक है, ताकि यूट्यूब भी मेरा क्लासेस को हर जगह सेंड कर सके, ठीक है। बहुत जगह सेंड नहीं होने के कारण क्लासेस बहुत लोग नहीं देख पा रहे हैं, जबकि इतना अच्छा मैं कंटेंट वगैरह सारा कुछ दे रही हूँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस को मैं पढ़ा भी रही हूँ, बट कोई नहीं, ठीक है, आप लोग है बहुत काफी हैं, ठीक है। बट चलिए आप लोग शेयर कीजिए, हेल्प आप देखते हैं आगे क्या है, और कमेंट में जरूर जो भी मैं पूछी उसको बता दीजिएगा, ठीक है। तो भारत की वर्तमान जीडीपी वृद्धि दर क्या है उसको देखते हैं। जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो अनुमानित जो विकास दर रखा गया था, वो भारत का वास्तविक जीडीपी यानी कि जो रियल जीडीपी जो वृद्धि दर लगभग कितना बताया गया था 2025-26 में? तो वो आपको बताया गया था 7.4% होने का अनुमान बताया गया था। कितना? 7.4%, ठीक है। पिछले वित्त वर्ष जो 24-25 का था, उसका वृद्धि कितना था?
तो 6.5% से अधिक था। कितना था? 6.5% से अधिक था। ठीक है, तो नाम मात्र अगर नॉर्मल जीडीपी में वृद्धि लगभग 8% है तो आपस रहने के अनुसार कितना हो जाएगा ये? तो ये आस-पास रहने का क्या हो जाएगा? ये अनुमान रखा गया है। ठीक है, आपका किसमें? नॉर्मल जीडीपी कब 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 तक का रखा गया था? तो 2025 से 2026 तक का मतलब आसपास रहने का अनुमान लगाया गया था और लगभग वृद्धि दर कितना बताया गया था? तो 7.4। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या है कि जो रियल जो जीडीपी ग्रोथ था जो आपका फाइनेंशियल ईयर था कब का? 2025 से 2026 तक का, उसमें 7.4 था। लेकिन जो नॉर्मल जीडीपी था जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का वो आपका 8% था। ठीक है, कितना हो गया था? तो वो आपका 8% हो गया था। अब इसमें देखते हैं कि रिसेंट ग्रोथ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें देखते हैं कि जो रिसेंट ग्रोथ परफॉर्मेंस जो देखते हैं इसमें क्या डाटा है। तो इसमें बोला गया कि जो भी आपका अप्रैल और जून फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी वृद्धि लगभग 7.8% रिपोर्ट की गई थी, जो कि मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र में योगदान थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमको देखा जाए कि क्या निकल के आता है तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आउटलुक देखते हैं इसका। ठीक है, आउटलुक क्या हो जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF फाइनेंशियल ईयर कितना हो जाएगा आपका? 2026 हो जाएगा। ठीक है, भारत का जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगभग कितना था? 7.3 था। ओके, और इसमें आरबीआई का जो रिपोर्ट में भी इतनी ही मतलब इसी तरह का क्या था? तो 7.3 था। आरबीआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.3 था और जो अनुमान भी लगाया गया था वो भी आपका 7.3 था। ठीक है, और जीडीपी ग्रोथ के अनुमान मतलब माना जा रहा है। ठीक है, और भी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान माना जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका मतलब एक आध परसेंट और बढ़ सकता है। ठीक है, एक आध परसेंट और बढ़ सकता है। तो इसमें शॉर्ट में समरी में देखते हैं कि क्या क्या है। शॉर्ट वन लाइनर में देखते हैं कि वित्त वर्ष पूछेगा कि वित्त वर्ष 2025-26 के वृद्धि दर भारत का क्या रहा है? तो आप बताइएगा क्या कि जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा था? 7.4% रहा था। या आपका जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहा था आपका? तो 8% रहा था। फिर क्या आपका जो बोलेगा स्टेट एंड जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किया गया था उसमें जो आरबीआई और सॉरी आईएमएफ और आरबीआई की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत वृद्धि रुझान दे सकते थे, मतलब रुझान दे सकते थे, यानी कि 1% और बढ़ने का चांस बताया जा रहा था। ठीक है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अब देखते हैं आरबीआई की पॉलिसीज क्या है। ठीक है, आरबीआई की पॉलिसीज अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आरबीआई का पॉलिसीज नहीं पढ़ेंगे तो फिर इकोनॉमिक्स कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आरबीआई की पॉलिसीज रेपो दर किसको बोलते हैं? तो अभी प्रेजेंट टाइम का है सारा। तो रेपो दर जो होता है वो आपका क्या वाणिज्यिक बैंक को पैसा देता है। ठीक है, जितने भी जो वह रेपो दर वह दर जिस पर आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंक यानी कि जितने भी कॉमर्शियल्स बैंक होते हैं उनको क्या देता है? ये उधार देता है। किस रेट से? तो रेपो रेट से देता है। ठीक है, तो रेपो रेट अभी कितना है? तो 5.25% है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है, यानी कि देता है वो ज्यादा में। कितना? 5.25% में। जब वो उसको अपने लेना रहता है तो वो कम में लेता है, यानी कि जो कम लेना रहेगा तो रिजर्व में, यानी कि 3.35% अभी रिजर्व रेपो रेट है। ओके, फिर आपका क्या है? आपका एसडीएफ दर यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, एसडीएफ दर ये दर जो है आपका कि आरबीआई बैंक को रातों रात पैसा रखने पर ब्याज देता है। ठीक है, रातों रात पैसा रखने पर ब्याज कितना परसेंट देता है? तो 5% देता है। कितना? तो वो 5% देता है। ये सब मैं ना मेंस का जब एग्जाम आएगा ना तो मैं पढ़ाऊंगी रातों रात एक दिन का और एक दिन पे कैसे रखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताऊं। सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ दर। ठीक है, कितना होता है?
तो एमएसएफ दर वो होता है जो बैंक के लिए आरबीआई से रातों रात उधार लेने की दर है, ठीक है। आरबीआई से आप रातों रात एक दिन में उधार ले सकते हैं, तो 5.50% से वो अभी दे रहा है। उसका प्रेजेंट रेट कितना है अभी, तो 5.5 है, ठीक है। तो पूछेगा कि रेपो रेट कितना है, तो 5.25% है, ओके। और नेक्स्ट पूछेगा कि आपका जो कॉमर्शियल बैंक से जो रिजर्व रेपो रेट कितना है, तो 3.5% हो जाएगा। फिर आपका बैंक रेट कितना है, यानी कि आपका जो एसडीएफ जो रेंट है वो 5% हो जाएगा, और आपका जो एमएसएफ रेंट हो जाएगा वो 5.50% हो जाएगा। गॉट इट? आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सीमांत स्थायी जो सुविधा दर है उसमें क्या है, तो इसमें है ये 5% है। कितना है, ये 5% है। अगेन टाइप हो गया है मेरे से, ठीक है। बैंक दर, बैंक रेट क्या होता है, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट होता है ये दीर्घकालीन उधार देता है। क्या देता है बैंक रेट, तो दीर्घकालीन उधार देता है, ये इसका रेट है 5.5% है, ठीक है। अब देखते हैं आपका नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि सीआरआर, ठीक है। सीआरआर ये बैंक को आरबीआई में जमा रखने वाली राशि का परसेंटेज होता है, ठीक है। बैंक को, यानी कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना जो आप जमा राशि रखते हैं, यानी कि उस राशि का जो कितना परसेंट है, तो 3% है, ठीक है। वो 3% देता है, ठीक है। रेट है 3%। वैधानिक तरलता अनुपात, यानी एसएलआर। एसएलआर हमेशा याद रखिएगा ना कि सबसे ज्यादा परसेंटेज रहता है इसी का, तो एसएलआर कितना है, तो ये आपका 18% है, ठीक है। क्वेश्चंस में ये दर पूछा जाता है, तो प्लीज आप याद करके रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि रेपो दर, ठीक है। इन लोग को आप शॉर्ट्स में देखते हैं कि क्या है, शॉर्ट में रेपो दर क्या है, तो हिंदी में देखते हैं इसको कि यह वह दर जिसमें आरबीआई बैंक को अल्पकालीन उधार देता है ताकि बैंकिंग प्रणाली में तरलता यानी कि लिक्विडिटी बनी रहे। पूछेगा कि बैंक रेट तो ठीक है आपका इतना है, क्यों देता है आरबीआई रेपो लोन क्यों देता है, ठीक है। तो क्यों देता है कि ताकि बैंकिंग प्रणाली में क्या लिक्विडिटी बनी रहे, ठीक है। और रिजर्व रेपो रेट इम्पैक्ट कैसे देता है लो, तो ये देता है लोअर रेपो रेट के अकॉर्डिंग, यानी कि क्या क्या चीपर लोन रहता है, हायर स्पेंडिंग एंड ग्रोथ रहता है, और क्या रहता है हायर रेट, और क्या रहता है स्लो इन्फ्लेशन रहता है, ओके। रिजर्व रेपो रेट का देखते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा कि वह दर जिसमें आरबीआई बैंक से पैसा लेती है, जिसके पास जिससे बैंकों के पास जिसके बैंकों के पास पैसा कम होता है वह मुद्रास्फीति को नियंत्रण होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब नेक्स्ट हो जाएगा सीआरआर, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। इसमें हो जाएगा कि इसका परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड पर क्या करता है, टाइम लाइबिलिटीज को क्या करता है, बैंक मस्ट कीप विथ आरबीआई इन कैश, यानी कि कह रहा है कि जो भी कुल जमा राशि का जो निर्धारण परसेंटेज होता है वो नगद रूप से रखना आवश्यक होता है। कहाँ पे रखा जाता है, कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा, वो आपको रखना पड़ेगा कहाँ, आरबीआई के पास, ठीक है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये 18% है, सबसे ज्यादा इसका रहता है परसेंटेज। ये बोलता है कि मतलब इसमें होता है कि बैंकों को अपनी जमा राशि का एक भाग सुरक्षित तरल संपत्ति में रखना होता है, जैसे कि जैसे सरकारी बॉन्ड, यानी कि सरकारी बॉन्ड, यानी कि जैसे आप किसको यूज कर सकते हो, कैश या गोल्ड, ठीक है। आप कोई भी संपत्ति यानी कैश या गोल्ड को आप जमा रख सकते हो आरबीआई के पास, ठीक है। अब बैंक रेट देखते हैं, ये बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट क्या करता है, लोन लॉन्ग टर्म के लिए लैंडिंग रेट फॉर बैंक्स फ्रॉम आरबीआई, यानी कि ये कहता है कि आरबीआई द्वारा जो बैंकों की जो दीर्घकालीन उधार लिए जाने का क्या करता है वाला ब्याज प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एमएसएफ, ठीक है। एमएसएफ जो होता है ये बैंक के लिए रातों रात उधार देता है, ये होता है आपका रेपो से अधिक होता है, ठीक है। एसडीएफ क्या होता है, बैंकों का आरबीआई को क्या धन रखने पर ब्याज देता है, ठीक है, याद रखिएगा।
जो आपका एमएसएफ होता है वो रातों रात लोन देता है, ठीक है। और एसडीएफ वो है, इसमें धन रखने पर ब्याज देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अभी जो क्या क्या करंट पॉलिसी रेट देखते हैं, ठीक है। वो तो पुराना था, वो भी मतलब अभी अभी भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी सेम ही है, लेकिन एक बार फरवरी में फिर से एक बार मैं आप लोगों को ये करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी तो करंट में देखते हैं पॉलिसी रेट क्या क्या है, तो सेम ही है। रेपो रेपो रेट कितना है आपका 5.25% हो जाएगा, ठीक है। और रिजर्व रेपो रेट भी वही है 3.5% हो जाएगा, ये परजेंट का है। और आपका एसडीएफ भी 5% है, ठीक है। और मार्जिनल स्टैंडिंग एमएसएफ भी आपका 5.5% है। और आपका बैंक रेट भी 5.5% है। और इसमें देखते हैं कि ये जो 5 दिसंबर 2025 का है, ठीक है। ये जो जितने सारे जो रेट्स है ना अभी जो मैं लाई हूँ, इसको याद रखना, ये सारे 5 दिसंबर का है, ठीक है। 5 दिसंबर का आरबीआई द्वारा दिया गया है सारे रेट को, ठीक है। ये हमेशा चेंज होते रहता है, बट अभी 5 दिसंबर का रिसेंट का ही है, तो 1 मंथ हुआ है अभी, तो चेंज नहीं हुआ है रेट, तो अभी यही रेट है आप लोगों के लिए। अगर चेंज होगा तो मैं फिर से आप लोगों को अपडेट करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही था आप लोग क्लासेस। तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स का क्लासेस कैसा लगा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग ज्यादा टाइम ना गवा के आप लोग स्पीड करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम एक ही है कि आप लोग प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक किए बिना चले जाते हो, लाइक और कमेंट किए बिना मत जाया कीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ठीक है। आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए और क्लासेस को प्रॉपर वे में लेते रहिए, ठीक है। चलिए अब ओके, थैंक यू, बाय बाय।